नोस, एक होंगी स्केलर और एक होंगी वेक्टर। आपके लिए वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस क्या है? स्केलर का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड हो जिस चीज के पास। वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। बस इतनी डेफिनेशन बहुत है। अगर किसी चीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएं तो क्या वो वेक्टर बन जाएगा? 100% ट्रू हो इस बात के लिए। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको केवल मैग्नीट्यूड के थ्रू डिफाइन कर सकते हो आप, और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। लेकिन क्या जिस चीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गए, एग्जांपल ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। थोड़ा सा और चीज मुझे सुनना है, आवाज नहीं आई आपकी विलिशा, सॉरी। No sir, will you please give an example of magnitude with direction? हाँ जी बिल्कुल, वेलोसिटी। अगर आप किसी भी चीज की वेलोसिटी की बात करते हो तो आप ये कहते हो अ पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड में ये मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ये एरो आपने बनाया ये ईस्ट की तरफ बनाया तो डायरेक्शन हो गई। जैसे आप स्पीड लिखते हो तो स्पीड आप लिखते हो केवल 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं बताते। लेकिन जब वेलोसिटी लिखोगे तो वेलोसिटी का जब वेक्टर लिखते हो तो आप लिखते हो ना 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये आई कैप क्या है? ये डायरेक्शन ही तो है। तो जब किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी आती है तो वो वेक्टर बन जाती है। लेकिन हिमांशु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात रखी कि सर केवल डायरेक्शन आ जाने से वो वेक्टर नहीं बन जाएगा। करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर एक वायर में करंट देखें तो वो अगर 5 एम्पियर राइट में जा रहा है तो राइट में जा रहा है, डायरेक्शन भी है। लेकिन क्या करंट वेक्टर है? इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी? नो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी लीजा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट, शेख सरीन, करंट स्केलर कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। पहले मुझे ये बताओ, आपको इतना तो आइडिया है कि वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ लगाने पड़ते हैं, इतना तो पता है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन मैं इधर से लगाऊं, 5 न्यूटन मैं इधर से लगाऊं, तो मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए इनके बीच का एंगल चाहिएगा, थीटा। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 5 कॉस थीटा, कुछ ऐसा करना पड़ता है वेक्टर एडिशन में। यस, वेरी गुड हिमांशी। लेकिन अगर दो वायर्स में 3 एम्पियर और 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वायर में हमेशा ही 5 एम्पियर करंट रहेगा चाहे ये एंगल कितना भी हो जाए। तो करंट does not follow the law of vector addition, doesn't follow the law of vector addition, yes or no? तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि स्केलर क्या होता है, स्केलर का मतलब है जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े वो स्केलर है। वेक्टर वो होगा जिसको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेकंड पॉइंट, इट शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, या फिर वेक्टर एडिशन ही लिख दो, बस इतना ही बहुत है। उसे वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो करना पड़ेगा तब जाकर वो वेक्टर बनेगा। क्लियर? सो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पूछूं तो क्या क्या होंगे, देखो। मैग्नीट्यूड अगर स्केलर के पास बेसिकली, सर बट लेट लिख रहा है, आपको लेट दिखाई दे रहा है मोहम्मद शाहिब, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए सेशन। अच्छा एक और बात मैं बताता हूँ, आप सभी लोग गूगल क्रोम में भी यूज कर रहे हो या कोई और ब्राउजर यूज कर रहे होगे, तो गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर के आप सेटिंग्स में जाओ और वहां पर जो सर्च का ऑप्शन आता है ना, सर्च में जाके टाइप करो कैश एंड कुकीज डेटा, कैश एंड कुकीज, उसको पूरा पहले डिलीट करो। सुनो तो मैं बता तो रहा हूं इसका सॉल्यूशन। इश्किया एंड मोहम्मद शोएब, अपने ब्राउजर में जाओ, ब्राउजर के सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाकर कैशे एंड कुकीज को सर्च करो और वहां जाके उसे डिलीट कर दो, क्लियर कर दो। उसके बाद आपको जब मैं लिख रहा हूं तभी दिखाई देगा। और ये चीज आपको हर बार जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हो, आज की जैसे आज आपको पढ़ना है, तो आज सबसे पहले अगर ये कर लोगे तो ब्राउजर से सारा लोड हट जाएगा और ब्राउजर में सारी चीजें सही दिखाई देंगी। क्लियर? कर सकते हैं इतना तो? ठीक है। अब सोचो, अब सोचो,
जिस चीज को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, वेक्टर लॉ भी ओबे नहीं करेगा, उसे कहेंगे स्केलर। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और वेक्टर लॉ भी फॉलो करेगा, इन तीनों के बाद उसे कहेंगे वेक्टर। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए लेकिन वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती तो उसे कहेंगे टेंसर। जैसे करंट एक टेंसर है, लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि टेंसर वर्ड नहीं है तो आपको आंसर स्केलर ही करना है, क्योंकि वेक्टर तो वो 100% नहीं है, वेक्टर तो वो नहीं है, लेकिन टेंसर की ही एक कैटेगरी होती है स्केलर। मतलब टेंसर जो है एक बड़ी हेडिंग होती है जिसका एक वेक्टर कंपोनेंट होता है, एक स्केलर होता है, ठीक है। तो स्केलर उसी के अंडर आता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो करंट वेक्टर तो कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक ही बचा आपके पास लगाने के लिए, स्केलर। और अगर टेंसर का ऑप्शन दे रखा हो तो टेंसर लगा देना, अगर टेंसर का ऑप्शन दे रखा हो तो टेंसर लगा देना। अब आई होप सभी को पता होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो, टेल मी। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो, एक एरो बना देते हैं विद अ हेड, इसे हेड कहते हैं, इसे टेल कहते हैं। और इस वेक्टर की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है ये उसका मैग्नीट्यूड काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करती है। तो अगर किसी भी वेक्टर को लिखना है ए तो उसके ऊपर एक एरो बनाते हैं, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आई होप यू ऑल नो दैट, ठीक है, इतना बेसिक मुझे जाने की जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं सिर्फ ए लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। सिर्फ ए लिख दिया विदाउट एरो तो वो मैग्नीट्यूड है, और मॉड्यूलस लगा दिया तो वो भी वही है, दोनों एक ही चीज है। अब रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। रेजोल्यूशन से पहले मुझे थोड़ा सा आपसे ये इंफॉर्मेशन जाननी है कि ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अभी के लिए 2 डायमेंशन, चलो तो 3 डायमेंशन चलते हैं। ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, टेल मी। इन तीनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि जो पैरामीटर एक्स में होगा उसको वाई से कोई लेना देना नहीं है, जो वाई में होगा उसे जेड और एक्स से लेना देना कोई नहीं है। सो देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली perpendicular and they are completely independent of each other. They are completely independent of each other. ओके सलोनी, जल्दी ज्वाइन करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक सिर्फ हमने स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि करंट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, करंट वाज केप्ट इन द टेंसर कैटेगरी, तो अगर कभी क्वेश्चन आया तो आप उसे स्केलर बोल सकते हो। अब रेजोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बताया है और उसका मैग्नीट्यूड बताया। इसके बाद हम कर रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होते हैं और इनका एक दूसरे पर कोई राज नहीं चलेगा। अगर एक पर्सन को एक्स में जाना है तो उसको वाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मेरे पास कोई भी इन जनरल वेक्टर आ जाए ए जिसकी टेल ओरिजिन पर है और वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, 3 डायमेंशन, तीनों में एंगल बना रहा है, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसको कैसे इमेजिन करोगे मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसको विजुअलाइज करने के लिए आपको यहां पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इमेजिन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये वेक्टर ये है आपका, ये है,
ये ए वेक्टर, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, गामा एंड बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। तो इट्स अ 3 डायमेंशनल प्लेन। तो इस वेक्टर को हम 3 पीसेस में तोड़ सकते हैं, एक कंपोनेंट एक्स में, एक कंपोनेंट वाई में, एक कंपोनेंट जेड में। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूं, बस आपको वही याद रखना है। तरीका ये है, जिसके साथ जो एंगल है उसी का cos थीटा आएगा। देखो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालूं तो ये वाला जो लेंथ आएगा ये a cos अल्फा आ जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर अगर y एक्सिस पे डालूं तो ये वाला जो लेंथ है ये a cos बीटा आ जाएगा। और यहां से अगर एक परपेंडिकुलर यहां डालें इस तरीके से ये, तो ये वाला डिस्टेंस a cos गामा आ जाएगा। तो इस वेक्टर को लिखने का तरीका होगा a cos अल्फा i कैप, a cos बीटा j कैप एंड a cos गामा k कैप। ये है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक वेक्टर को स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर लिख दें तो उसे रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द थिंग्स अपीयरिंग टू लेट। इश्किया, मैंने अभी बताया सॉल्यूशन उसका, आपने किया ये? आपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया? हैव यू रिफ्रेश द ब्राउजर? कर लिया ब्राउजर को रिफ्रेश? तो हो जाना चाहिए था सही अभी तक। मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ रिक्वेस्ट को, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऐसे हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बेटा, अदरवाइज बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ पर रेज कर देता हूँ। हाँ सर, राइटिंग थोड़ा लेट आ रहा है, पहला का आवाज आ रहा है फिर राइटिंग आ रहा है। मैं उसी चीज को रेज कर रहा हूँ बेटा ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। मैं इस चीज की रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूँ, ठीक है? और आई होप ये जल्दी ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। टेक्निकल टीम कांटेक्ट करेगी जो कर सकती होगी। लेट मी जस्ट चेक, गिव मी 1 सेकेंड। रिक्वेस्ट भेज दें। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने रिक्वेस्ट रेज कर दिया टेक्निकल टीम को, देखते हैं वो क्या काम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मेरी तरफ से प्लेटफॉर्म पर सब चीजें सही चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी सही हो रही है, बट आपके पास क्यों नहीं पहुंच रही है ये देखना पड़ेगा। ये टेक्निकल वाले ही बता पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द आइडिया? देखो, अगर आपके पास 2 डायमेंशन होगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 3 डायमेंशन में इमेजिन कर रहे हो तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा का समेशन 90 से ज्यादा हो सकता है। देखो, अल्फा और बीटा अगर मैं 3 डायमेंशन में देखूं तो ये 90 से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। यस और नो? लेकिन अगर ये 2 डायमेंशन में होता तो अल्फा और बीटा का एंगल कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता था। अगर मान लो एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही आ जाए, इन एक्स वाई प्लेन, एक वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में ही आ जाए तो फिर ये जो एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बनेगा और जो एंगल बीटा वाई एक्सिस के साथ बनेगा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये इन जनरल ट्रू नहीं है। अगर कोई भी जनरल वेक्टर आपके पास हो, एक्स एक्सिस के साथ जो वो जितना एंगल बनाएगा, वाई के साथ वो कुछ और बनाएगा, इन दोनों का समीशन 90 नहीं होगा, क्योंकि आप ये 3 डायमेंशन में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर 2 डायमेंशन में लिखना आ जाए तो मैं ये साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखता, मैं ऐसे लिखूंगा आर वेक्टर को, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप। ये है मेन फॉर्मूला। जिस भी एक्सिस में निकालना है आपको कंपोनेंट, उसका कॉस कंपोनेंट लेना है। तो जैसे अल्फा एक्स के साथ है तो आर कॉस अल्फा, बीटा वाई के साथ है तो आर कॉस बीटा। अब यहाँ आर कॉस बीटा और उस सर ने इसको साइन थीटा लिखा हुआ, कैसे लिखा होगा?
क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है आपका 90 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू हो गई 90 माइनस अल्फा। सिंपल हो गया। तो जब कॉस बीटा लिखोगे तो कॉस बीटा की वैल्यू साइन अल्फा ही तो आएगी। इसीलिए इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा हुआ है। आर इज अ वेक्टर, यहाँ पर एक जनरल वेक्टर लिया हुआ है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सुनो। कोई भी एक जनरल आर वेक्टर है मेरे पास, आर वेक्टर, जरूरी नहीं आर रिजल्टेंट हो, आर एक वेक्टर है, ठीक है। अब आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो अल्फा प्लस बीटा गारंटेडली 90 डिग्री होगा। लेकिन आपको एक जनरल रूल याद रखना है, एक्स की तरफ कंपोनेंट लाऊंगा तो आर कॉस अल्फा, वाई की तरफ कंपोनेंट ले जाऊंगा तो आर कॉस बीटा, जिसके साथ जितना एंगल उसी का कॉस उधर चला जाएगा। तो आर वेक्टर मेरा बन जाएगा आर कॉस अल्फा आई कैप, और ये बन जाएगा आर कॉस बीटा जे कैप, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो इस कॉस बीटा को आप चाहो तो साइन अल्फा भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपने बुक्स में ऐसा पढ़ा होगा ना कहीं कि कोई भी वेक्टर अगर आर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि आर कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट बन जाएगा और आर साइन थीटा वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो मैं आपको यूनिफॉर्म करना चाह रहा हूं, इस साइन मत याद रखो, आप बस ये याद रखो जिस एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है ना उसका कॉस जाएगा। जैसे एक्स के साथ अल्फा है तो आर कॉस अल्फा, वाई के साथ बीटा है तो आर कॉस बीटा, 3 डायमेंशन में वाई के जेड के साथ गामा होता है तो आर कॉस गामा, कॉस जाता है हमेशा। क्लियर क्लियर। शेख सरीन दोनों इक्वल कैसे हो गए बताना जरा। आर ये कॉस बीटा है और ये साइन अल्फा है, दोनों इक्वल कैसे हो गए? नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से आप सुनो, आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इमेजिन करो एक फोर्स है 20 न्यूटन का, 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से, तो आपको इसको रिजॉल्व करके वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, जो लोग मेरा लॉजिक समझे होंगे तो ये जो फोर्स वेक्टर है वो आंसर आना चाहिए 20 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस ये 60 डिग्री हो गया तो प्लस 20 cos 60 डिग्री जे कैप, तो आंसर आ जाएगा 20√3/2 आई कैप प्लस 20/2 जे कैप। ये आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और जिन स्टूडेंट्स ने ये याद किया होगा कि ये 20 है और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और वर्टिकल वाई और ये एक्स है, तो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए सर 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। साइन में याद किया होगा तो ये हो जाएगा 20√3/2 आई कैप प्लस 20 sin 30 भी हाफ होता है जे कैप। तो मैं आपको एक जनरलाइज्ड रिजल्ट ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी आपको कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में मिले, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, कोई भी जनरल वेक्टर मिले ए जो एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा एंगल और जेड के साथ गामा एंगल बनाएगा, तो ए वेक्टर को आप लिखोगे ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप और प्लस ए कॉस गामा के कैप। ये है रेजोल्यूशन। याद रहेगा, याद रहेगा रेजोल्यूशन। और इसी का 2 डायमेंशन वर्जन क्या है, मैं समरी कर रहा हूं बस। इसी का 2 डायमेंशन वर्जन क्या है कि अगर एक्स और वाई में ही दिया होता बस, और अगर कोई ए वेक्टर होता और ये एंगल थीटा होता, तो इस ए वेक्टर को लिखने का तरीका हो जाता ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इसी का 2 डायमेंशन वर्जन है। हाँ जी साक्षी वर्मा, 11th का ही तो चल रहा है ना अभी, 11th क्लास का सिलेबस ही तो चल रहा है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट दे रखे हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मान लो आपको आर एक्स पता है कि आर एक्स कितना है, आपको आर वाई भी पता है, 2 डायमेंशन कोई वेक्टर है,
तो r का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट विल बी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। यस, और एंगल भी निकाल सकते हो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कंपोनेंट ऑफ y बाय कंपोनेंट ऑफ x। यस और नो? कभी कभी कंपोनेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, अब पॉइंट आ रहा है कि वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे अगर रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। तो सोचो, अगर आपको दो वेक्टर दे दिए, एक दे दिया 20 न्यूटन F1 और एक दे दिया 30 न्यूटन F2। 20 न्यूटन बना रहा है 30 डिग्री एंगल और 30 डिग्री बना रहा है 60 डिग्री एंगल। तो आपको नेट फोर्स निकालना है, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर निकालना है। तो रेजोल्यूशन से कैसे करेंगे इस चीज को? रेजोल्यूशन से करने का तरीका ये है, 20 को भी x और y में लिख लो और 30 को भी x और y में लिख लो। x वाला x में ऐड हो जाएगा, y वाला y में ऐड हो जाएगा। यस और नो? तो 20 को लिखेंगे F1 वेक्टर को, तो आएगा 20 cos 30 i कैप प्लस 20 sin 30 j कैप। और ऐसे ही जब मैं F2 वेक्टर को लिखूंगा तो वो आएगा 30 cos 60 i कैप प्लस 30 sin 60 j कैप। तो जब ऐड करोगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो x में x ऐड कर दो, 20 cos 30 प्लस 30 cos 60 i कैप, ये आंसर हो गया, प्लस 20 sin 30 प्लस 30 sin 60 j कैप, ये एक अलग कंपोनेंट हो गया। Sir, how 20 cos 30, sir? जी, How 20 cos 30, sir? आई डोंट गेट, क्या बोला? हाउ कॉन्टिन्यूअस 30? 20 cos 30 degree you are saying, no sir, how I am 20 asking Newton you. force was acting on a particle at a 30 degree angle with the x-axis, ये दे रखा है, और 30 Newton force is acting on a particle at a 60 degree angle with x-axis। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना था तो नेट फोर्स के लिए दो वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने पहले 20 को दो में रिजॉल्व कर लिया, भाई 20 न्यूटन वाले को मैंने x में अलग कर लिया, y में अलग कर लिया। ऐसे ही 30 वाले को भी x में अलग कर लिया, y में अलग कर लिया। x कंपोनेंट x में ऐड हो गया, y कंपोनेंट y में ऐड हो गया। ये कहना चाह रहा हूं मैं, दोनों वेक्टर्स को अलग अलग रिजॉल्व कर लिया, x वाला कंपोनेंट x में ऐड हो गया, y वाला कंपोनेंट y में ऐड हो गया। क्लियर? चलिए, अब मेरे पास ये वाला पार्ट तो हो गया, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे मैंने बता दिया। अब आ रहा है वेक्टर एडिशन। अगर आपको दो